अध्याय 76 आईफल पावर प्लांट। आखिरकार ड्लामिनी चला गया। चेन चेन ने ड्लामिनी को छोड़ दिया, साथ ही उन बचे हुए अंगरक्षकों को भी, जो कुछ नहीं जानते थे। बालकनी से चेन चेन ने देखा कि ड्लामिनी सस्ते होटल से बाहर निकल रहा है। इस समय उसका दबंग अंदाज गायब हो चुका था और वो कहीं अधिक बूढ़ा लग रहा था। क्या हम उसे ऐसे ही जाने दे रहे हैं? कियान वैनहुआन परछाइयों से बाहर आया और बोला, तुमने उसकी इज्जत कुचल दी और उसके दो सबसे भरोसेमंद सहायकों को मार डाला। क्या वो तुमसे दुश्मनी नहीं रखेगा? चेन चेन ने पलटकर पूछा। अगर तुम्हें पता चले कि जिन पर तुम सबसे ज्यादा भरोसा करते थे उन्होंने ही तुम्हें धोखा दिया और मैंने उन्हें तुम्हारे लिए मार दिया, तो क्या तुम दुश्मनी रखोगे? कियान वैनहुआन चुप हो गया। शायद मुझे समझ ही ना आई कि कैसा महसूस करूं। चेन चेन ने सिर हिलाया। ठीक यही बात है। मैंने पहले उन्हें धोखा देने पर मजबूर किया, इसलिए मैं उसके सबसे भरोसेमंद लोगों को नहीं मार रहा था। असल में दोनों को मरना नहीं चाहिए था, लेकिन जब उन्होंने मुझे गोली मारने की कोशिश की तो मैंने आदेश दिया और वे मारे गए। कियान वैनहुआन ने कहा, लेकिन बंदूक तो तुमने ही उन्हें दी थी। चेन चेन मुस्कराया। मैंने बंदूक इसलिए दी ताकि ड्लामिनी को सच्चाई दिखा सकूं कि गर्दन के पीछे ऑपरेशन के बाद मैं किसी को भी पूरी तरह नियंत्रित कर सकता हूं। अगर मैं सिर्फ कह देता कि तुम्हारे अंदर चिप है, अब तुम्हारी जिंदगी हमारे हाथ में है, तो उसे सिर्फ डर और गुस्सा आता। लेकिन जब यह सच्चाई सामने दिखाई जाती है तो असर बिल्कुल अलग होता है। ये दिल में उतर जाता है। कियान वैनहुआन ने सहमति में सिर हिलाया। पहले तुमने उसके सामने उसके दो जूनियर को आत्महत्या करने पर मजबूर किया, फिर उसे खुद बंदूक अपने सिर पर रखने को कहा। अब हर रात उसे डरावने सपने आएंगे। 2006 में एस्कॉम, जो कि रेनबो नेशन की राष्ट्रीय बिजली कंपनी है, ने बेसिक एनर्जी प्लान नामक योजना जारी की। इस योजना का मुख्य उद्देश्य था कि निजी कंपनियां प्रतिस्पर्धा के आधार पर कोयला आधारित बिजली स्टेशन बनाएं और उनसे लाभ कमाएं। उस समय बोली लगाने वाली दर्जनों कंपनियों में से अंततः ड्लामिनी ने 1 अरब रैंड्स में केप टाउन में बिजली संयंत्र बनाने का अधिकार खरीदा। इसका परिणाम था आईफल थर्मल पावर प्लांट, जो अब केप टाउन के उत्तरी उपनगरों में स्थित है। केप टाउन की आबादी 40 लाख थी, लेकिन प्रति व्यक्ति बिजली की खपत अंतर्राष्ट्रीय औसत का केवल 30% थी। आईफल पावर प्लांट एक विशाल तापीय बिजली संयंत्र था जिसकी क्षमता 10 लाख किलोवाट थी। यह बिजली मुख्यतः व्यावसायिक क्षेत्रों और 3 लाख निवासियों को आपूर्ति करता था। पूरे शहरी क्षेत्र की 40% बिजली यही संयंत्र देता था। अगर इसमें कोई समस्या आती तो पूरा शहर ठप हो जाता। स्लम इलाकों के बारे में बोका मोसो, जो आईफल पावर प्लांट का प्रमुख था, ने कार में चेन चेन से कहा, उन्हें तो खाने के लिए भी मुश्किल से मिलता है, बिजली का क्या करेंगे? जैसे जैसे वे शहर से बाहर निकल रहे थे, आसमान धुंधला हो रहा था। सड़क के दोनों ओर कई किलोमीटर तक झुग्गियां फैली थी। टीन और लकड़ी से बने छोटे छोटे घर। सड़क किनारे लगे बोर्ड पर लिखा था, आगे खतरनाक इलाका। इसका मतलब था कि यहां चोरी और हत्या जैसी घटनाएं आम थी। गरीबी, आर्थिक मंदी और राजनीतिक अस्थिरता ने इस देश को दुनिया के सबसे अधिक अपराध दर वाले देशों में शामिल कर दिया था। जैसे ही वे बिजली संयंत्र के पास पहुंचे, चेन चेन ने देखा कि आसपास की जमीन और पेड़ पौधे राख की परत से ढके हुए थे। बोका मोसो ने समझाया, यह संयंत्र हर साल 18 लाख टन कोयला जलाता है। उसका धुआं कहीं तो जाएगा, इसलिए 10 किलोमीटर तक जमीन पर काली राख जम जाती है। लेकिन डॉक्टर केप नामक समुद्री हवा अक्सर प्रदूषण को समुद्र की ओर उड़ा देती है। चेन चेन ने गंभीर चेहरा बनाया और संयंत्र के गेट पर रुकते हुए कहा, मिस्टर बोकामोसो, आपकी मदद के लिए धन्यवाद। फिर उसने आदेश दिया, चेंकाओ, तुम और तुम्हारी टीम बाहर पहरा दो। बिना मेरी अनुमति जो भी अंदर आए उसे मार डालो। चेंकाओ और उसके लोग मशीन गनों से लैस होकर बाहर खड़े हो गए। अंदर चेन चेन ने मोटी केबल
और ताबे की सिल्लियां निकाली। उसने फोन उठाकर कहा, लिटिल एक्स, ग्लामिनी को बता दो कि वो शुरू कर सकता है। अध्याय 77। केप टाउन में बड़ा ब्लैकआउट। आसमान धीरे धीरे अंधेरा होने लगा। समय रेत की तरह उंगलियों से फिसलता चला गया। दिन ढलकर संध्या में प्रवेश कर रहा था। केप टाउन में ग्लामिनी की निजी हवेली में गुलाबी हाथी दांत से बनी शानदार डाइनिंग टेबल पर ग्लामिनी गरम सूप का कटोरा हाथ में लिए धीरे धीरे पी रहा था। इस समय उसका चेहरा पीला था, आंखों में थकी हुई रोशनी थी और हाथ हल्के हल्के कांप रहे थे। हालांकि ग्लामिनी 58 साल का था, उसका शरीर हमेशा ताकतवर और फुर्तीला रहा था। उसमें बुढ़ापे का कोई लक्षण नहीं था। लेकिन कल से जब वो हवेली छोड़कर अपने आदमियों के साथ एक दिन और रात के लिए गायब हुआ था, लौटने पर उसका हाल ऐसा ही था। सब जानते थे कि उसके साथ कोई साजिश हुई है, लेकिन किसी को नहीं पता था कि उसने क्या देखा या उसके साथ क्या हुआ। फिर भी कम से कम वो सुरक्षित लौट आया। ऐसे देश में जहां अपराध हर जगह फैला हुआ था, ये भी जश्न मनाने लायक था। तभी एक अधीनस्थ लाल और सुनहरी सजावट वाला निमंत्रण पत्र लेकर अंदर आया। बॉस, केप चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने आपको अगले हफ्ते अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में भाग लेने का निमंत्रण भेजा है। निकल जाओ, ग्लामिनी ने बिना ऊपर देखे ठंडी आवाज में कहा। अधीनस्थ हक्का बक्का रह गया। मैंने कहा, निकल जाओ, ग्लामिनी ने जोर से कहा और कटोरा मेज पर पटक दिया। ठीक है। वो जल्दी से बाहर चला गया और कमरा फिर से शांत हो गया। ग्लामिनी ने आह भरी और गर्दन के पीछे के घाव को छुआ। उसकी आंखों में विद्रोह की चमक थी। धत, मैं इस चीज से कैसे छुटकारा पाऊं? ओह! लेकिन जैसे ही उसकी आंखों में विद्रोह चमका, अचानक उसे ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य हाथ उसका गला दबा रहा हो। वो जल्दी से अपनी गर्दन पकड़ने लगा, लेकिन अगले ही पल उसका पूरा शरीर सुन्न हो गया, जैसे स्ट्रोक हुआ हो। ग्लामिनी कुर्सी से गिर पड़ा और जमीन पर तड़पने लगा। बॉस, मिस्टर ग्लामिनी, दरवाजे पर खड़े अंगरक्षक दौड़कर अंदर आए। ओ नहीं, ये मिर्गी का दौरा है, डॉक्टर को बुलाओ। जरूरत नहीं। दूसरा अंगरक्षक बाहर भागने ही वाला था कि ग्लामिनी ने रोक दिया। डॉक्टर की जरूरत नहीं, मैं ठीक हूं। बॉस, आपका शरीर कुछ नहीं है, बाहर जाओ, ग्लामिनी ने कमजोर आवाज में कहा और मुश्किल से उठकर सोफे पर बैठ गया। उसकी आंखों में डर था। डॉक्टर को मत बुलाना, किसी भी हालत में नहीं। अंगरक्षक संदेह भरी नजरों से बाहर चले गए। ग्लामिनी सोफे पर भारी होकर बैठ गया। उसकी आंखें छत पर टिक गई और वो लंबे समय तक हिला नहीं। बीप, कार्य की सूचना। अचानक एक ठंडी मशीन जैसी महिला आवाज उसके कानों में गूंज उठी। ग्लामिनी कांप गया। उसे पता था कि ये आवाज उसके दिमाग से आ रही है। नंबर डेल्टा 20220001। आपको सिग्मा 05 से आदेश मिला है, कृपया जांचें। सिग्मा 05 का आदेश। नंबर डेल्टा 20220001। कृपया योजना शुरू करें। दोहराओ, सिग्मा 05 का आदेश। आवाज लगातार दोहराती रही, बिल्कुल भावहीन और मशीन जैसी। समझ गया, ग्लामिनी ने मुश्किल से होंठ हिलाकर जवाब दिया। उसे पता था कि अगर वो आवाज को नजरअंदाज करेगा तो ये लगातार गूंजती रहेगी और उसे शारीरिक सजा भी मिल सकती है। अब वो विरोध करने की हिम्मत नहीं करता था। उसने चुपचाप कपड़े ठीक किए और एक नंबर मिलाया। लेटन? हाँ, आपका परिवार पहले ही वॉशिंगटन, उत्तरी अमेरिका के लिए विमान में सवार हो चुका है। आप शुरू कर सकते हैं। आदेश पूरा करने के बाद ग्लामिनी ने फोन बंद कर दिया और सोफे पर सुन्न बैठा रहा। कुछ मिनट बाद केप टाउन के बाहरी इलाके में बिजली के ऊंचे टावरों के बीच अचानक जमीन फट गई। कई टावर गिर गए और हाई वोल्टेज तार कट गए। उसी समय शहर के किनारे स्थित एक सबस्टेशन में भीषण आग लग गई। धुएं के गुबार ने आसमान को लाल कर दिया।
इन धमाकों की श्रृंखला से केप टाउन का बिजली नेटवर्क पूरी तरह नष्ट हो गया। जो शहर रोशनी से जगमगाता था वो अंधेरे में डूब गया। ये सब वही था जो चेन चेन और ग्लामिनी के बीच तय हुआ था। समझौते में चाहे जो भी तरीका अपनाना पड़े, ग्लामिनी को 5 दिन देने थे ताकि चेन चेन आईफल पावर प्लांट का इस्तेमाल कर सके। इन 5 दिनों में प्लांट से शहर को एक भी यूनिट बिजली नहीं जानी थी। पहले तो ये असंभव लगता था, लेकिन ग्लामिनी ने अपने वर्षों पुराने नेटवर्क का इस्तेमाल किया। उसने प्रतिरोध समूहों की तरह काम किया, जमीन में विस्फोटक दबाए और बिजली टावर उड़ा दिए। सिर्फ टावर ही नहीं, उसने सबस्टेशन भी नष्ट कर दिया ताकि मरम्मत जल्दी न हो सके। इस तरह पूरे केप टाउन को कम से कम 3 से 5 दिन तक बिजली रहित आदिम अवस्था में रहना पड़ा। कितना आर्थिक नुकसान होगा कोई नहीं जानता। ग्लामिनी खुद भी भारी नुकसान झेल रहा था और पकड़े जाने का खतरा था, लेकिन उसके पास कोई और विकल्प नहीं था। चेन चेन को इन सब से कोई मतलब नहीं था। जब शहर अराजकता में डूबा था, आईफल पावर प्लांट सामान्य रूप से काम कर रहा था, लेकिन अब किसी को परवाह नहीं थी कि बिजली कहां जा रही है। अध्याय 78 यूएसबी ड्राइव का रूपांतरण। एक दिन बाद आईफल पावर प्लांट के बूस्टर सबस्टेशन में चेन चेन सामने के दृश्य को देखकर स्तब्ध था। उसकी आंखों में हैरानी झलक रही थी। उसकी काली पुतलियों में रहस्यमय लाल चमक बार बार झिलमिला रही थी। असल में वह एक यूएसबी ड्राइव को देख रहा था। यूएसबी ड्राइव मोटे तांबे की सिल्लियों में लगाया गया था और पूरे बिजली संयंत्र की ऊर्जा उसमें प्रवाहित हो रही थी। तांबे की सिल्लियां सिजलिंग जैसी आवाज कर रही थी। हवा में हल्की बिजली की चमकें उठ रही थी। यह वैसा ही था जैसे कोई हाई वोल्टेज तार के नीचे से गुजरे तो सिजलिंग आवाज सुनाई देती है। इसे कोरोना प्रभाव कहते हैं, जब बिजली का बल हवा को फाड़ देता है। लेकिन असली बात यह थी कि रहस्यमय यूएसबी ड्राइव अब अजीब लाल रोशनी छोड़ रहा था। यूएसबी ड्राइव बिजली की अनगिनत चमक में लिपटा हुआ था और असीम ऊर्जा खींचते हुए गहरे लाल रंग में चमक रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसके भीतर कोई अज्ञात पदार्थ है जो खोल के पार चमक रहा है और उसे लाल रंग में रंग रहा है। वो लाल रोशनी धड़क रही थी, जैसे सांस ले रही हो या कोई रहस्यमय चीज धीरे धीरे हिल रही हो। जैसा सोचा था, ये यूएसबी ड्राइव इतना साधारण नहीं है। चेन चेन कुछ दूरी से उसे देख रहा था। वो पास नहीं गया क्योंकि तांबे की सिल्लियों से कोरोना प्रभाव पैदा हो रहा था। ये पहले कभी नहीं हुआ। क्या वजह यह है कि पहले बिजली कम थी? आईफल पावर प्लांट की क्षमता 10 लाख किलोवाट है, जो मेरे पुराने ट्रांसफॉर्मर से 100 गुना ज्यादा है। यानी आज मैंने यूएसबी ड्राइव को उतनी ऊर्जा दी है जितनी पहले 2400 घंटे में मिलती थी। तो ये घटना ऊर्जा की अधिकता से जुड़ी है। चेन चेन ने ठुड्डी पर हाथ रखकर सोचा, लेकिन सवाल यह है कि इस लाल रोशनी का मतलब क्या है? क्या ये सिर्फ पावर इंडिकेटर है या कोई गहरी बात है? क्या ये ओवरलोड का संकेत है? लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर नहीं तो फिर क्या? वो लगातार सोचता रहा, लेकिन अंत में समझ गया कि उसका विश्लेषण बेकार है। फिर उसने तुरंत स्विच बंद कर दिया। पॉप! करंट कट गया, बिजली की चमक गायब हो गई और यूएसबी ड्राइव की लाल रोशनी भी बुझ गई। चेन चेन धीरे धीरे आगे बढ़ा। हवा में सड़े अंडे जैसी गंध थी। ये ओजोन और गैसों के कारण था। उसने यूएसबी ड्राइव को छुआ। वो पहले जैसा ही था। तापमान भी सामान्य था। तांबे की सिल्लियां इतनी गर्म थी कि उन पर कुछ भून सकते थे। यूएसबी ड्राइव में कोई बदलाव नहीं है। इसका मतलब यह है कि लाल रोशनी बताती है कि उसे पर्याप्त ऊर्जा मिल गई है। उसने लैपटॉप निकाला और यूएसबी ड्राइव लगाया। जांच करने पर सब सामान्य था। अंदर वही 7 फिल्में थी। चेन चेन ने सिर हिलाया और फिर से उसे तांबे की सिल्लियों में लगाकर स्विच चालू कर दिया। बज! फिर वही गड़गड़ाहट गूंज उठी। इस तरह चेन चेन और चेंग काओ की टीम 5 दिन और रात सबस्टेशन पर पहरा देती रही।
बाहर लोगों को बताया गया कि ये ग्लामिनी की सुरक्षा टीम है जो विद्रोहियों से बचाने के लिए तैनात है। फैक्ट्री के मजदूर उत्सुक थे, लेकिन हथियार देखकर किसी ने सवाल नहीं किया। शहर में बिजली की लाइनें और सबस्टेशन नष्ट हो चुके थे, लेकिन छोटे बिजली संयंत्रों से थोड़ी आपूर्ति हो रही थी। हालांकि अपराध दर 3 गुना बढ़ गई, बड़े प्रदर्शन हुए और दाम कई गुना बढ़ गए, फिर भी हालात संभाले जा सके। 5 दिन बाद नया सबस्टेशन बना और बिजली टावरों की मरम्मत हुई। आईफल पावर प्लांट की बिजली फिर से शहर में पहुंची। तब तक चेन चेन और उसके लोग चुपचाप निकल चुके थे और नामीबिया की सीमा की ओर जा रहे थे। रेनबो नेशन की सीमा ज्यादा दिखावे की थी, रोकने वाली नहीं। इसके बाद चेन चेन ने ग्लामिनी को इनाम दिया। उसने उसकी गॉड्स फॉरबिडन जोन में अधिकार स्तर डेल्टा से बढ़ाकर गामा कर दिया। गामा स्तर वही था जहां चेंग काओ और कियान वेनहुआन थे। इस संगठन में 5 स्तर थे: सिग्मा, अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा। डेल्टा स्तर वाले सिर्फ इस्तेमाल करने योग्य लोग थे। काम खत्म होते ही उन्हें हटा दिया जाता था। गामा और उससे ऊपर वाले ही असली सदस्य माने जाते थे। नामों का कोई विशेष अर्थ नहीं था, बस उन्हें आकर्षक बनाने के लिए रखा गया था। चेन चेन सिग्मा स्तर पर था। उसने संगठन को व्यवस्थित दिखाने के लिए 12 सिग्मा बनाए, जिन्हें डिसाइपल काउंसिल कहा गया। हर सदस्य का एक कोड नाम था। चेन चेन ने खुद को जूडस नाम दिया। बाकी 11 सीटें अभी खाली थी। लेकिन असल में सिग्मा से ऊपर भी एक सत्ता थी, गॉड। गॉड के पास सब पर नियंत्रण था, चिप्स, लिटिल एक्स और यहां तक कि यूएसबी ड्राइव पर भी। और ये गॉड कोई और नहीं बल्कि खुद चेन चेन था। अध्याय 79, अनियंत्रित सुपर पावर। नामीबिया के शहर कोलमनस्कोप में चेन चेन ने लग्जरी स्वीट का दरवाजा बंद किया, उंगलियां जोड़कर सिर टिकाया और कंप्यूटर स्क्रीन को चुपचाप देखता रहा। आईफल पावर प्लांट की घटना को 3 दिन बीत चुके थे। इन 3 दिनों में चेन चेन और उसकी टीम तेजी से रेनबो नेशन की सीमा पार कर नामीबिया लौट आई थी। अधिकारियों को कुछ समझ आता उससे पहले ही वे इस छोटे खनन शहर कोलमनस्कोप पहुंच चुके थे। इस शहर से 10 किलोमीटर उत्तर में प्रसिद्ध शहर ल्यूड्रिच था। चेन चेन को पता चला कि एंथनी और नामीबियाई अधिकारियों के बीच अब तक समझौता नहीं हुआ है, इसलिए उसने अस्थायी रूप से यहां ठहरने का फैसला किया। कुछ दिन पहले ग्लामिनी की मदद से उसने केप टाउन से 12 करोड़ किलोवाट घंटे बिजली हासिल की थी। पिछले अनुभवों के अनुसार इससे लगभग 100 किलो पदार्थ निकाला जा सकता था, लेकिन अब उसे पदार्थ बनाना नहीं कहना चाहिए। चेन चेन ने सोचा, यूएसबी ड्राइव ऊर्जा को सीधे पदार्थ में नहीं बदलता, बल्कि ये ऊर्जा का उपयोग करके 2 दुनियाओं के बीच एक चैनल खोलता है। इसलिए सही शब्द निकालना या अदला बदली होना चाहिए। तो अब उसे अगली बार क्या निकालना चाहिए? उसकी आंखों में हल्की अंधेरी चमक उभरी। इस समय उसे तकनीकी वस्तुओं की जरूरत नहीं थी। उसने हाल ही में मुख्यालय से संपर्क कर समकालीन अनुवादक नामक कंपनी का दूसरा उत्पाद जिया यिन को भेजा था, ताकि वो इसे बाजार में उतारे। फेसबुक के साथ $4 अरब का अनुबंध करने के बाद ब्लैकलाइट टेक्नोलॉजी का नाम उद्योग में गूंज रहा था। ये नया उत्पाद आते ही कई उद्योगों के हितों को हिला देगा। अगर जिया यिन इसे संभाल पाई तो भविष्य में वो चीन में ब्लैकलाइट बायोटेक्नोलॉजी ग्रुप की सीईओ बन जाएगी। अगर नहीं तो कंपनी भंग कर दी जाएगी और चेन चेन पूरी तरह अंधेरे में छिप जाएगा। लाभ की उसे परवाह नहीं थी, लेकिन जैसे जैसे उसका प्रभाव बढ़ रहा था, उसकी व्यक्तिगत सुरक्षा का जोखिम भी बढ़ रहा था। रेनबो नेशन की हत्या की कोशिश इसका उदाहरण थी। अगर उसने खुद को चारे की तरह इस्तेमाल कर स्नाइपर को बाहर न निकाला होता तो गद्दार का पता लगाना मुश्किल होता, और अगर गद्दार का पता न चलता तो अगला हमला जरूर होता, क्योंकि कोई भी हमेशा परफेक्ट रक्षा नहीं कर सकता। इसलिए अगली वस्तु चुनते समय प्राथमिकता उसकी सुरक्षा होनी चाहिए। जर्मन रणनीतिकार क्लॉजविट्ज ने कहा था,
सबसे अच्छी रक्षा आक्रमण है। चीन में भी कहा जाता है, लंबी रक्षा हार की ओर ले जाती है, यानी शुद्ध रक्षा ठीक नहीं। सबसे अच्छा तरीका है ताकत बढ़ाना, और ताकत का सबसे अच्छा स्रोत है सुपर पावर। यह सोचकर चेन ने 3 फिल्में डाउनलोड करना शुरू किया, क्रॉनिकल, माई सुपर एक्स गर्लफ्रेंड और साइकोकाइनेसिस। इनमें से 2 फिल्मों में पात्र बाहरी शक्ति से सुपर पावर पाते हैं, लेकिन माई सुपर एक्स गर्लफ्रेंड एक रोमांटिक कॉमेडी थी। नायिका ने बचपन में गिरे उल्का को छुआ और उड़ने, ताकत और तेज गति जैसी शक्तियां पाली। साइकोकाइन्स में नायक ने पहाड़ी झरने पर एलियन तरल पी लिया और शक्तियां पाली, लेकिन इसमें शक्तियां बढ़ती नहीं थी और कोई कीमत भी नहीं चुकानी पड़ती थी। कहानी भी कमजोर थी, इसलिए चेन को ज्यादा उम्मीद नहीं थी। जैसा सोचा था, जब उसने साइकोकाइनेसिस आजमाई तो यूएसबी ड्राइव ने उसे अस्वीकार कर दिया। फिर माई सुपर एक्स गर्लफ्रेंड भी अस्वीकार हो गई। चेन ने दोनों फिल्में हटा दी और अब केवल क्रॉनिकल बची थी। उसकी आंखों में जटिल भाव उभरे। ये वही शक्ति थी जिसे वो पाना चाहता था, लेकिन अब उसे संदेह था। फिल्म 12 साल पहले आई थी और बहुत सफल रही थी, लेकिन सीक्वल लगातार टलता रहा और कई अफवाहें फैल गई। किसी ने कहा कि क्रिस्टल में एलियन है, किसी ने कहा कि एंड्रयू मरा नहीं। लेखक मैक्स लैंडिस ने कहा था, मैंने एंड्रयू को मरने दिया, लेकिन क्रॉनिकल 2 में उसे नर्क से वापस लाया। लेकिन बाद में उसे प्रोजेक्ट से निकाल दिया गया और सीक्वल स्थगित हो गया। चेन ने सब पढ़कर सोचा, अगर अफवाहें सच हो तो? वो धोखा खाने से नहीं डरता था, क्योंकि वो सावधान था। वो पहले प्रयोगशाला बनाएगा, लेड ग्लास से विकिरण रोकेगा और धीरे धीरे क्रिस्टल का अध्ययन करेगा, जब तक ये सुनिश्चित न हो कि क्रिस्टल मानव शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाता। वो खुद को इसके विकिरण में नहीं डालेगा। अगर क्रिस्टल में एलियन जीवन है तो उसे निकालना संभव नहीं होगा। उसकी सबसे बड़ी चिंता थी कि इतनी ऊर्जा जुटाने के बाद भी क्रिस्टल मानव शरीर के लिए हानिकारक निकले और बेकार हो जाए। ये बहुत शर्मनाक होता। चेन ने स्क्रीन पर chronicle.mp4 खोला और Ctrl+C दबाया। इस समय ऊर्जा अभी पर्याप्त नहीं थी, लेकिन उसने ये देखने के लिए डाउनलोड किया था कि यूएसबी ड्राइव इसे स्वीकार करता है या नहीं। अगर क्रॉनिकल भी अस्वीकार हो जाता तो वो सुपर पावर का विचार छोड़ देता। ये सोचकर उसने यूएसबी ड्राइव की फाइल खोली और Ctrl+V दबाया। अध्याय 80, सिर्फ बच्चे ही चुनाव करते हैं। चेन ने Ctrl+V दबाया। जैसे ही प्रगति पट्टी चमकी, यूएसबी ड्राइव में एक फाइल दिखाई दी। 2011 न्यूएस्ट क्रॉनिकल डायरेक्टर्स कट एक्सटेंडेड एडिशन 1280p.bd विद चाइनीज एंड इंग्लिश सबटाइटल्स .mp4। फिल्म क्रॉनिकल सफलतापूर्वक यूएसबी ड्राइव में आ गई देखकर चेन ने राहत की सांस ली। कम से कम यूएसबी ड्राइव इसे स्वीकार कर सकता था। हालांकि ऊर्जा अभी पर्याप्त नहीं थी कि क्रिस्टल निकाला जा सके, लेकिन अब उसके पास अगला लक्ष्य था। अब उसने सुपर पावर की चिंता छोड़कर सोचा कि अगली बार उसे क्या लेना चाहिए। चूंकि अभी सुपर पावर संभव नहीं था, तो उसे कोई रक्षात्मक तकनीकी उपकरण चाहिए था जो खतरों में उसकी सुरक्षा बढ़ा सके। इस उपकरण के लिए शर्तें थी। इसमें रक्षात्मक क्षमता हो, कम से कम गोलीरोधी, ये पोर्टेबल हो और रोजमर्रा में इस्तेमाल किया जा सके, हल्का हो ताकि तेजी से चलना संभव रहे। इन मानकों के अनुसार सबसे उपयुक्त था टोनी स्टार्क का मार्क वी, जो सूटकेस में फोल्ड हो जाता था। मार्क वी, रक्षा 10 अंक, युद्ध क्षमता 10 अंक, सहन शक्ति 10 अंक, पोर्टेबिलिटी 10 अंक, दैनिक उपयोग 10 अंक। अगर यूएसबी ड्राइव मार्वल फिल्में स्वीकार करता तो समस्या हल हो जाती, लेकिन यूएसबी ड्राइव ने एवेंजर्स और पूरी मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स को अस्वीकार कर दिया। डीसी यूनिवर्स भी अस्वीकार हुआ। इसलिए चेन ने अगला विकल्प चुना। उसने कागज पर कुछ नाम लिखे: एक्सेलरेटर सूट, ई एक्सो सूट,
नर्व एक्सोस्केलेटन, प्रेडेटर किलर और गैंट्स सूट, एक्सेलरेटर सूट, जीआई जो द राइज ऑफ कोबरा 2009, वजन 50 किलो, गोली और कार की टक्कर सह सकता है। हथियार काइनेटिक एनर्जी गन, माइक्रो मिसाइल, गति 65 किलोमीटर प्रति घंटा। रेटिंग रक्षा 5, युद्ध 3, सहन शक्ति 3, पोर्टेबिलिटी 1, दैनिक उपयोग 1। रक्षा ठीक थी, लेकिन पोर्टेबिलिटी और दैनिक उपयोग बहुत कम। पास ई एक्सोसूट एज ऑफ टुमारो 2016, वजन 40-60 किलो, ताकत बढ़ाता है, छलांग लगवा सकता है। हथियार मशीन गन, मिसाइल। रेटिंग रक्षा 2, युद्ध 3, सहन शक्ति 3, पोर्टेबिलिटी 1, दैनिक उपयोग 1। एक्सेलरेटर सूट से भी कमजोर। पास नर्व एक्सोस्केलेटन एलिसियम 2013, पैरों और पीठ पर सपोर्ट, दिमाग से नियंत्रित, पहनने के बाद उतारना मुश्किल, अनुपयुक्त। पास प्रेडेटर किलर द प्रेडेटर 2018, सामान्य स्थिति में काला आर्म गार्ड, सक्रिय होने पर पूरे शरीर को ढक लेता है, आयरन मैन मार्क वी जैसा। रेटिंग रक्षा अज्ञात, युद्ध अज्ञात, सहन शक्ति अज्ञात, पोर्टेबिलिटी 10, दैनिक उपयोग 10। पोर्टेबिलिटी और दैनिक उपयोग में पूर्णांक। संभावित विकल्प गैंस सूट, गैंस 2011, धातु संरचना नहीं, तरल पदार्थ आधारित, शेयर थिकनिंग फ्लूइड जैसा सिद्धांत, चोट लगने पर तरल ठोस बन जाता है और असर फैलाकर नुकसान कम करता है, शारीरिक क्षमता भी बढ़ाता है। रेटिंग रक्षा 3, युद्ध 2, सहन शक्ति 10, पोर्टेबिलिटी 10, दैनिक उपयोग 10। अतिरिक्त छिपाव 10 अंक, हर समय पहना जा सकता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यही थी। चेन ने सोचा, प्रेडेटर किलर और गैंट्स सूट, अब उसे इनमें से किसे चुनना चाहिए। अध्याय 81, बड़ों को सब कुछ मिल सकता है। काफी देर तक सोचने के बाद भी चेन ने कोई अंतिम चुनाव नहीं किया। गैंट्स सूट का प्रदर्शन बेहतर था। इसे पहनने पर पूरे शरीर, सिर को छोड़कर पर गोलीरोधी परत आ जाती थी। इसे कपड़ों के नीचे भी पहना जा सकता था, जिससे यह दिखाई नहीं देता था। इसकी कमी यह थी कि शायद इसे केवल किसी विशेष पात्र ही पहन सकता था। प्रेडेटर किलर बहुत शक्तिशाली लगता था, लेकिन उसकी ऊर्जा की समस्या छिपा हुआ खतरा थी। आखिरकार कोई भी मशीन हमेशा चलने वाली नहीं होती। यह कवच इतना शानदार था कि इसकी ऊर्जा खपत भी बहुत ज्यादा होनी चाहिए। इसके अलावा प्रेडेटर किलर भगोड़े प्रेडेटर के एस्केप पॉड में रखा था। इसका मतलब था कि यह कवच शायद पॉड से जुड़ा हुआ था, जो इसे चार्ज करता था। यानी अगर चेन इसे बिना चिंता के इस्तेमाल करना चाहता, तो उसे पॉड भी निकालना पड़ता, जो इंसान जितना बड़ा था। संक्षेप में, दोनों उपकरणों के अपने फायदे और कमियां थी। चेन ने गहरी सांस ली। इस स्थिति में बेहतर यही था कि दोनों को निकाल लिया जाए। गैंट्स सूट का वजन अधिकतम 10 किलो था और प्रेडेटर किलर 30 किलो। ये यूएसबी ड्राइव में जमा ऊर्जा से कहीं कम था। जहां तक प्रेडेटर किलर की ऊर्जा का सवाल था, नियम तय होते हैं, लेकिन इंसान उन्हें बदल सकता है। वो अभी आर्म गार्ड निकाल सकता था और पॉड बाद में। ये सोचकर चेन ने निर्णय लिया। लेकिन शुरू करने से पहले उसे प्रेडेटर किलर के संभावित खतरों पर विचार करना था। पहला खतरा यह था कि यह बाहरी अंतरिक्ष से आया था। क्या इसमें एलियन रोगाणु या कोई विकिरण था? लेकिन यूएसबी ड्राइव जीवित चीजें नहीं निकाल सकता था, इसलिए रोगाणु का खतरा नहीं था। जहां तक विकिरण का सवाल था, फिल्म के अंत में शोधकर्ता ने पहले पॉड को विकिरण यंत्र से जांचा था, फिर ही उसे छुआ था। इससे चेन निश्चिंत हो गया। दूसरा सवाल यह था कि कवच पहनने के बाद नियंत्रण किसके पास होगा, इंसान के या कवच के? चेन को याद आया
कि शोधकर्ता पहले घबराया था, लेकिन कवच पूरा शरीर ढकने के बाद उसकी घबराहट गायब हो गई। उसने तुरंत हथियार निकाले और सब पर निशाना साधा। यह शायद कवच की स्वाभाविक प्रतिक्रिया थी, लेकिन फिर भी प्रयोग करना जरूरी था। यह सोचकर चेन चेन ने फोन उठाया और चेंग काओ को कॉल किया। बॉस, पुलिस स्टेशन से एक स्वयंसेवक ले आओ और सर्जरी के उपकरण भी। फिर शहर से बाहर कोई छिपी जगह ढूंढो। मुझे प्रयोग करना है। समझ गया। फोन रखने के बाद चेन चेन ने बिना देर किए दोनों फिल्में डाउनलोड करना शुरू किया। नामीबिया का इंटरनेट बहुत धीमा था। कई घंटे बाद दोनों फिल्में डाउनलोड हुई। उसने तुरंत यूएसबी ड्राइव लगाया। स्वूश, कोई बाधा नहीं आई। दोनों फिल्में साफ सुथरी कॉपी हो गई। बहुत अच्छा। चेन चेन ने योजना बनाई और यूएसबी ड्राइव सुरक्षित रखकर लैपटॉप बंद कर दिया। कुछ घंटे बाद चेन चेन कोलमनस्कोप छोड़कर अगले शहर में एक क्लिनिक किराए पर ले चुका था। दरवाजे बंद करके उसने सामने बैठे घबराए आदमी को देखा और मुस्कराया। घबराओ मत, आराम करो। आप लोग क्या करने वाले हैं? ये मध्यम आयु का आदमी उटोनी नुजो था, ओवाम्बो जनजाति का सदस्य। उसकी त्वचा गहरी और चमकदार थी। वो कमरे के कोने में सिमटा हुआ था। तुम्हें जानने की जरूरत नहीं है। चेन चेन ने सर्जरी के उपकरण सजाने शुरू किए। बस सहयोग करो, मैं घर जाना चाहता हूं। वो रोने लगा। कृपया मुझे घर जाने दो। क्या तुमने हमारे साथ समझौता नहीं किया था? चेन चेन ने स्कैल्पेल उठाकर रोशनी में देखा। तुम्हारे परिवार को जीवन भर के लिए पर्याप्त पैसे मिल चुके हैं, वरना तुम्हारे अपराध रिकॉर्ड के कारण तुम्हें 20 साल जेल होती। मैं गलत था। अब कभी ऐसा नहीं करूंगा। कृपया मुझे छोड़ दो। चेंग काओ हंस पड़ा। तुमने खुद समझौते पर हस्ताक्षर किए थे, हमने मजबूर नहीं किया। लिल वांग और लिल झांग ने उसे पकड़कर अस्पताल के बिस्तर से बांध दिया। बचाओ, ये चीनी लोग मुझे मार रहे हैं। वो चीखने लगा। चेन चेन ने शीशे की सिरिंज निकाली और उसमें दवा भरी। चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। इस क्लिनिक के 100 मीटर तक कोई नहीं रहता। उसने सिरिंज से हवा निकाली और आदमी की गर्दन में इंजेक्शन लगा दिया। अचानक बाहर से दिल दहला देने वाली चीख सुनाई दी। आधा घंटा बाद जब उटोनी नुजो को होश आया तो उसे उल्टी जैसा महसूस हुआ। उसके सिर में तेज दर्द था। उसने उल्टी की और फिर गर्दन में तीखी पीड़ा महसूस की। उसने पीछे हाथ लगाया तो पाया कि वहां टाके लगे घाव था। मैं कहाँ हूं? तुमने मेरे साथ क्या किया? वो उठकर देखा कि वो बिना खिड़की वाले तहखाने में था। ऊपर सिर्फ एक रोशनदान था। क्लिक! अचानक तेज बल्ब जल उठा। साथ ही एक काला धातु का टुकड़ा रोशनदान से अंदर गिरा। यह धातु का टुकड़ा 30 सेंटीमीटर लंबा था। किनारों पर 2 उभार थे। उटोनी ने उसे देखा और फिर ऊपर देखा। ये जगह क्या है? तुम लोग क्या चाहते हो? मिस्टर उटोनी, अचानक तहखाने के कोने से आवाज आई। उसने देखा कि छत के चारों कोनों में लाल बिंदु चमक रहे थे। निगरानी कैमरे। अगर बाहर जाना चाहते हो तो मेरी बात मानो। बस वही करो जो मैं कहूं। कृपया मुझे छोड़ दो। अब उस आर्मगार्ड के पास जाओ। तुम्हारा काम बहुत आसान है, उसे पहन लो। अगर मैं पहन लूं तो तुम मुझे छोड़ दोगे? हां, ठीक है, मैं पहन लूंगा। उटोनी ने आंसू पोंछे और धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसके हिचकिचाते कदम बताते थे कि उसके मन में और भी डर था। अध्याय 82 विद्रोह। उटोनी ने हाथ बढ़ाया और धीरे धीरे जमीन पर पड़े धातु के टुकड़े को उठाया। कई बार जांचने के बाद कि इसमें कोई समस्या नहीं है, उसने उसे उठा लिया। कितना भारी है, लेकिन जैसे ही उसने आर्मगार्ड उठाया, उसका चेहरा बदल गया। ये इतना भारी क्यों है? क्या ये सोने का बना है? ये तुम्हें जानने की जरूरत नहीं है। मिस्टर उटोनी, स्पीकर से आवाज आई। इसे तुरंत पहन लो और मेरे निर्देशों का पालन करो। यही तुम्हारा एकमात्र मौका है। पहनो। लेकिन इस पर चिपचिपा पदार्थ लगा है।
उसने सिर झुकाकर सूंघा। इसमें डामर जैसी गंध है। आह! अचानक उसे पूरे शरीर में सुन्नता महसूस हुई, जैसे सैकड़ों सुइयां चुभ रही हों। दर्द और खुजली से वो बुरी तरह तड़पने लगा। 10 सेकंड बाद ये मौत जैसी सुन्नता धीरे धीरे कम हुई। उटोनी डरे और हैरान होकर पीछे हट गया। अभी क्या हुआ? मेरे साथ क्या किया? मिस्टर उटोनी, मेरा धैर्य सीमित है। तुम्हारे पास 30 सेकंड है, वरना फिर वही अनुभव होगा। तुम्हें धिक्कार है। उटोनी ने गर्दन के पीछे हाथ लगाया और चिल्लाया, तुमने मेरे साथ क्या किया? तुम ऐसा नहीं कर सकते। 20 सेकंड बचे हैं। क्या तुम मुझे छोड़ नहीं सकते? मैं पैसे छोड़ दूंगा। 10 सेकंड बचे हैं। ठीक है, मैं पहन लूंगा। रोते हुए उसने आर्म गार्ड उठाया और कांपते हाथों से पहन लिया। क्लिक! तेज यांत्रिक आवाज आई। भारी आर्म गार्ड उसके हाथ पर कस गया। साथ ही नीली बिजली जैसी रोशनी उसके हाथ पर फैलने लगी। आह! ये जल रहा है, ये जल रहा है। उटोनी दर्द से चीखने लगा। कवच उसके शरीर पर फैलता गया। मदद करो, इसे उतारो। नीली रोशनी पूरे शरीर पर फैल गई और हर हिस्से पर कवच बन गया। सिर्फ 9 सेकंड में यह प्रक्रिया पूरी हुई। 10वें सेकंड में उसके सिर पर केकड़े जैसी हेलमेट बन गई। उसकी चीखें कवच के अंदर दब गई। अब 1.7 मीटर लंबा और 40 किलो वजनी उटोनी बदलकर 1.9 मीटर लंबा इस्पाती योद्धा बन चुका था। जैसा फिल्म में था, कवच पूरा होने के बाद उसकी तड़प बंद हो गई। वो चुपचाप खड़ा रहा। श्विंग! तेज आवाज हुई। कवच के दाएं हाथ से आधा मीटर लंबा ब्लेड निकल आया। साथ ही उसके कंधों पर 2 चौकोर तोपें उठीं और लेजर चारों ओर घूमने लगे। क्या ये काम कर रहा है? दूसरे कमरे में चेन ने स्क्रीन पर देखा और फोन में बोला, उटोनी, क्या तुम सुन रहे हो? स्क्रीन पर कवच पहने उटोनी खामोश खड़ा था। चेन ने फिर कहा, अगर सुन रहे हो तो सिर हिलाओ। इस बार उटोनी ने सिर हिलाया। बहुत अच्छा, अब हाथ हिलाओ। कवच ने दोनों हाथ उठाए और उन्हें देखा। अब कुछ कदम चलो। उटोनी ने कोशिश की और पहले गिरने लगा, लेकिन कवच ने संतुलन बना दिया। कुछ और कदमों के बाद वो सहज हो गया। चेन ने देखा कि कवच में कोई समस्या नहीं थी। उसने पूछा, क्या अब भी जल रहा है? उटोनी ने सिर हिलाकर नहीं कहा। कोई असुविधा? फिर सिर हिलाकर नहीं। ठीक है, अब कल्पना करो कि तुम कवच से बाहर निकल रहे हो। चेन ने यह आदेश दिया क्योंकि फिल्म में शोधकर्ता डर के कारण 10 सेकंड बाद कवच हट गया था। इससे पता चलता था कि कवच विचार से नियंत्रित हो सकता है, लेकिन कुछ दर्शकों ने कहा था कि इंसान इसे पहन नहीं सकते। ये तर्क सही नहीं था। फिल्म के अंत में नायक ने कहा था, ये मेरा नया सूट है। इससे साफ था कि इंसान इसे पहन सकते हैं। लेकिन प्रयोग के बाद भी उटोनी ने कवच नहीं उतारा। उटोनी, क्या तुम सुन रहे हो? मैं आदेश देता हूं, कवच उतारो। लेकिन उसने पालन नहीं किया। उसके कंधों की तोपें छत की ओर निशाना साधने लगी। चेन ने भौहें सिकोड़ ली। गॉड चिप ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, यानी कवच विद्युत संकेतों को रोक सकता था। चेन ने ठंडी मुस्कान दी। बूम! अचानक स्क्रीन पर कवच नीली रोशनी में फट गया। स्क्रीन पर सिर्फ स्टैटिक रह गया। साथ ही क्लिनिक के पीछे से जोरदार धमाका हुआ। ठाका ठाका ठाका। चेंकाओ की आवाज आई, बॉस, वो सेल से निकल गया। कोई बात नहीं, वो पहले ही मर चुका है। चेन दरवाजा खोलकर पीछे गया। वहां जमीन में 2 मीटर चौड़ा गड्ढा था। तहखाने में धुआं और धूल थी और वहां एक आकृति खामोश खड़ी थी, पत्थर जैसी स्थिर। अध्याय 83। पी के आर्मर। राख के बीच उटोनी तहखाने में मूर्ति की तरह खड़ा था। उसके कंधों की तोपें आसमान की ओर निशाना साधे थी। इसके बाद नीली रोशनी चमकी। जैसे ये बना था, वैसे ही पी के आर्मर नीली रोशनी में बदलकर फिर से भारी धातु के आर्म गार्ड में बदल गया। क्लैंक!
आर्मगार्ड जमीन पर गिरा और धुंध छंट गई। सबने देखा कि उटोनी का सिर अस्वाभाविक रूप से छाती पर झुका हुआ था। उसकी गर्दन के पीछे मुट्ठी जितना बड़ा छेद था, जैसे भीतर से फट गया हो। अब उसके सिर और धड़ को केवल पतली त्वचा जोड़ रही थी। धमाका आसपास के लोगों को सतर्क कर देगा। जल्दी इसे संभालो, चेन ने आदेश दिया और चेंग काओ से पीके आर्मर लेकर क्लिनिक की ओर लौट गया। चेन जानता था कि पीके आर्मर विद्युत संकेतों को छिपा सकता है, लेकिन गॉड चिप में लिटिल एक्स की कृत्रिम बुद्धिमत्ता की थोड़ी प्रतिलिपि मौजूद थी। बिना सिग्नल के भी उसने उटोनी की मंशा पकड़कर उसे मार दिया। जैसे ही उटोनी ने कवच की मदद से भागने का विचार किया, गॉड चिप सक्रिय हो गया। उटोनी को गॉड चिप की चेतावनी प्रणाली का पता नहीं था। उसने कंधे की तोप से तहखाने को तोड़ने की कोशिश की। गॉड चिप ने स्थिति की गंभीरता आंकी और चेन को संभावित नुकसान देखते हुए अंतिम दंड दिया, आत्मविनाश। इस तरह चेन ने तय किया कि तोप चलाते ही उटोनी मर गया था। पीके आर्मर में भयंकर आक्रामक और रक्षात्मक शक्ति थी, लेकिन पहनने वाले को भीतर से हुए हमले से कैसे बचाता? केवल नुकसान ये था कि प्रयोग का विषय खो गया। चेन ने सिर हिलाया। उसका मूल योजना थी कि कवच उतारने के बाद उटोनी की पूरी जांच करे, फिर खुद कवच पहने। लेकिन अब विषय मर चुका था। उसने आर्मगार्ड को तौला, ठीक 30 किलो। सामान्य व्यक्ति के लिए उठाना कठिन था। यह आश्चर्यजनक नहीं था। लगता था कि पीके आर्मर में नैनो संरचना तकनीक थी। निष्क्रिय अवस्था में यह आर्मगार्ड था। सक्रिय होने पर नैनो संरचना खुद को पुनर्गठित कर पहनने वाले के शरीर के अनुसार कवच बना लेती थी। कुल वजन वही रहता था। एक्सेलरेटर सूट और एक्सोसूट की तुलना में यह हल्का था। इसके बाद चेन आर्मगार्ड लेकर क्लिनिक की तीसरी मंजिल की छत पर गया। उसने गहरी सांस ली और धीरे धीरे आर्मगार्ड पहन लिया। क्लिक! तुरंत यांत्रिक आवाज आई। भारी आर्मगार्ड सिकुड़कर उसके हाथ पर कस गया। साथ ही नीली रोशनी उसके कंधे तक फैलने लगी। ये नीली रोशनी प्लाज्मा थी, नैनो धातु के पुनर्गठन से उत्पन्न। चेन ने इसका विरोध नहीं किया, बल्कि अनुभव में रुचि ली। उसे मानना पड़ा कि यह प्लाज्मा काफी गर्म था, लेकिन यह पूरी तरह शरीर से नहीं चिपका था, इसलिए तापमान 60-70 डिग्री तक ही महसूस हुआ। धीरे धीरे कवच पूरे शरीर पर फैल गया। अंत में गर्म मुखौटा उसके चेहरे पर आ गया। उसकी दृष्टि काली हो गई और फिर वापस आई। अब उसकी दृष्टि सामान्य नहीं थी, बल्कि इंफ्रारेड थर्मल इमेजिंग थी। वो सामान्य थर्मल इमेजिंग से कहीं अधिक स्पष्ट और विस्तृत था। विकिरण, तापमान, आकार, वजन जैसी जानकारी सीधे उसके दिमाग में पहुंच रही थी। ये मानव दृष्टि का उन्नत संस्करण था। चेन ने सांस ली। कवच ने उसकी सांस लेने में कोई बाधा नहीं डाली। फिर उसने सोचा और 6 लेजर साइट्स सक्रिय हो गए। वे चारों ओर खतरे खोजने लगे और परिणाम उसकी आंखों के सामने दिखने लगे। सिर्फ विचार से ही लेजर और तोपें तुरंत प्रतिक्रिया दे रही थी। चेन इससे बहुत संतुष्ट था। यह परिपक्व मानसिक नियंत्रण तकनीक थी। कवच उसकी सोच को तेज कर रहा था। जैसे बैटल रॉयल गेम खेलते समय चीन से खेलने वालों को बूस्टर चाहिए होता है, पीके आर्मर भी ऐसा ही बूस्टर था। यह उपयोगकर्ता की सोच को सीधे जोड़ देता था। चेन ने सिर उठाया और दूर एक झोपड़ी को लक्ष्य बनाया। कंधे की तोपें तुरंत उस दिशा में घूम गई। उसकी दृष्टि में 3 विकल्प आए। पहला विकल्प सोचते ही दाएं कंधे की तोप से नीली किरण निकली और झोपड़ी की छत में छेद कर दिया। अल्ट्रा हाईफील्ड लेजर हथियार। फिर उसने दूसरा विकल्प चुना। इस बार उज्जवल गोला निकला और झोपड़ी में विस्फोट हुआ, शायद प्लाज्मा कैनन। फिर तीसरा विकल्प चुना। बाएं कंधे की तोप चली। कोई आवाज नहीं हुई, लेकिन झोपड़ी फिर से फट गई। ये हाई पावर माइक्रोवेव हथियार है। चेन की आंखें चमक उठीं।
माइक्रोवेव हथियार इलेक्ट्रॉनिक उपकरण नष्ट कर सकता था और कवच को भेद कर अंदर के लोगों को मार सकता था। इसके अलावा ये लक्ष्य के अनुसार अपनी शक्ति समायोजित कर सकता था। चेन चेन ने हथियारों का प्रयोग पूरा करने के बाद कंधे की तोपें और लेजर साइट्स वापस खींच लिए। फिर उसने अपने हाथ पांव हिलाने की कोशिश की। जब उसने हाथ आगे बढ़ाकर मुट्ठी बनाने की कोशिश की तो उसे अजीब सा अनुभव हुआ। उसे लगा कि हाथ हिलाने और त्वचा पर उसकी अनुभूति के बीच हल्की सी देरी है। चेन चेन को यकीन था कि उसकी हथेली पर धातु की परत है। यह साफ था कि यह अत्यंत उन्नत सेंसर आधारित तकनीक थी। उसने फिर कोशिश की। कवच ने मानव शरीर की ताकत, गति और प्रतिक्रिया को बहुत बढ़ा दिया। ये आयरन मैन के कवच से भी अधिक घातक था। केवल 2 मामलों में ये आयरन मैन कवच से कम था: ऊर्जा की समस्या और उड़ान की क्षमता का अभाव। इसके अलावा कवच में नियंत्रण प्रणाली भी थी, लेकिन ये प्रणाली प्रेडेटर की भाषा प्रणाली पर आधारित लग रही थी। चेन चेन के अनुसार ये एक प्रकार की ध्वन्यात्मक लिपि थी। मानव सभ्यता की लेखन प्रणाली 3 प्रकार की होती है। 1. फिनोटाइप, प्रारंभिक सभ्यताओं की भाषा, जैसे ओरेकल और क्यूनिफॉर्म। 2. आइडियोग्राफ, वर्तमान चीन की लेखन प्रणाली यानी चीनी अक्षर। 3. फोनेटिक, अंग्रेजी जैसी वर्णमाला आधारित प्रणाली। चेन चेन ने सोचा कि अगर वो प्रेडेटर की भाषा को पूरी तरह समझ ले तो वो उनकी तकनीक को और गहराई से समझ सकेगा। लेकिन ये एक दिन में संभव नहीं था। हालांकि चेन चेन एक दिन में भाषा सीख सकता था, लेकिन प्रेडेटर भाषा के लिए कोई पारंपरिक सामग्री उपलब्ध नहीं थी। क्या केवल फिल्म के छोटे छोटे संदर्भों से इसे पूरी तरह सीखा जा सकता था? चेन चेन ने तय किया कि वो केवल एनजेड से ये नहीं कर पाएगा। उसे CPH-4 का सहारा लेना पड़ेगा। धरती महासंघ 100 साल में भी इस तकनीक को पूरी तरह नहीं समझ पाएगा। चेन चेन ने चुपचाप आह भरी। तुलना करने पर वर्तमान धरती महासंघ उस युग में था जब भाप इंजन का उपयोग शुरू ही हुआ था। ये अभी औद्योगिक क्रांति के शुरुआती मध्यकाल में था। इस स्थिति में ये कवच स्मार्टफोन जैसा था। दोनों तकनीकों के बीच लगभग 3 औद्योगिक क्रांतियों का अंतर था। अध्याय 84, न्यूक्लियर पावर प्लांट समझौता। पीके आर्मर का प्रयोग पूरा करने के बाद चेन फिर नीचे गया और फिर छत पर लौटा। उसके हाथ में एक काला चमड़े का सूट था। यह सूट 4 हिस्सों में था: जैकेट, पैंट, दस्ताने और जूते। पैंट जंपसूट जैसी थी और ऊपर का हिस्सा टर्टलनेक जैसा। दोनों को जोड़कर पूरा शरीर ढकना पड़ता था। दस्ताने और जूते भी इसी तरह जुड़ते थे। सूट का डिजाइन मैट था ताकि अंधेरे में रोशनी परावर्तित न हो। यह चमड़े जैसा दिखता था, लेकिन असल में चमड़े से कहीं अधिक मजबूत था। सबसे तेज चाकू भी इसे काट नहीं सकते थे। यह सूट एक और फिल्म से लिया गया उपकरण था, गैंट्स सूट। चेन चेन ने फिल्म के नायक केई कुरोनो का सूट चुना क्योंकि दोनों की ऊंचाई लगभग 175 सेंटीमीटर थी। लेकिन जब उसने इसे पहनकर देखा, सूट पहनने पर बस थोड़ा गर्माहट मिली। कूदने, दौड़ने या ताकत में कोई बदलाव नहीं हुआ। जैसा सोचा था, इसमें बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण चाहिए। चेन चेन ने जैकेट उतारी और अंदर कई बायोइलेक्ट्रोड पैच पाए। यह सूट शरीर की नसों की गतिविधि पढ़कर उपयोगकर्ता की मंशा समझता था। अगर पहनने वाला असली मालिक न हो तो पैच सक्रिय नहीं होते। तब यह बस गोलीरोधी जैकेट बनकर रह जाता। चेन चेन ने तय किया कि इसे फिलहाल रखेगा और विंडहोक लौटकर देखेगा कि क्या करना है। उसने जैकेट फिर पहन ली। अगले दिन चेन चेन और उसकी टीम विंडहोक लौट आई। दूतावास के बाहर दर्जनों लोग खड़े थे। कियान वैनहुआन, एंथनी और बाकी सब उसका स्वागत करने आए थे। बॉस, वैनहुआन सबसे पहले आगे आया। मेरे पास आपके लिए अच्छी खबर है। क्या समझौते और संधि की बातचीत पूरी हो गई? चेन चेन ने चलते चलते पूछा। हाँ, आज सुबह ही बातचीत पूरी हो गई,
वांग लियांग ने कहा, हम आपको बताने ही वाले थे कि आप लौट आए। चेन चेन ने सिर हिलाया और एंथनी व बाकी को धन्यवाद दिया। ये हमारा कर्तव्य है। एंथनी, जेनिफर और अन्य ने कहा, मैं कमरे में जाकर नहाऊंगा। आधे घंटे में समझौते की अंतिम प्रति मेरे कमरे में लाना। फिर उसने कहा, वैन हुआन, औद्योगिक क्षेत्र में सबसे उन्नत सामग्री प्रयोगशाला ढूंढो। सुविधाएं पूरी हों, दरें तय करो, और अगर वहां सामग्री विज्ञान के विशेषज्ञ हों तो और अच्छा। कोई समस्या नहीं। समझ गया। एंथनी और वैन हुआन ने काम स्वीकार किया। काओ, अपने भाइयों को आराम करने दो। वे पिछले दिनों थक गए होंगे। उन्हें शहर में घुमाओ, खर्च कंपनी पर डाल देना। अगले कुछ दिनों तक मेरे साथ रहने की जरूरत नहीं। ठीक है, चेंग काओ ने सहमति दी। चेन चेन कमरे में लौटकर आराम कर पाया। उसने पहले कमरे की जांच की, फिर स्नान किया। दूतावास की सुविधाएं अच्छी थी। बिजली, गर्म पानी, वाईफाई और एयर कंडीशनिंग सब उपलब्ध थे। चेन चेन को स्थानीय शैली के होटलों से ज्यादा ये पसंद था। अगर उसे यहां जीविका न कमानी होती तो वो कमरे में ही रहना पसंद करता। सुबह उठकर स्टीम खोलता, इंस्टेंट नूडल्स और कोक पीता, गेम खेलता और दिन बिताता। उसे यात्राओं का शौक नहीं था। उसके लिए गेम ही पर्याप्त थे। आधे घंटे बाद दरवाजे पर दस्तक हुई। एंथनी बिल्कुल समय पर आया। आओ। चेन चेन तौलिया लपेटकर सोफे पर बैठा था। एंथनी और जेनिफर अंदर आए। जेनिफर चौंक गई क्योंकि चेन चेन का शरीर संतुलित और मजबूत था। चेन चेन ने उनकी प्रतिक्रिया पर ध्यान नहीं दिया। वो पानी पीता रहा। बॉस, ये समझौते की शर्तें हैं। एंथनी ने मोटी फाइल दी। चेन चेन ने जल्दी से पढ़ना शुरू किया। 300 पन्ने उसने 10 मिनट में देख लिए। हूं, चेन चेन ने कहा, शर्तें अच्छी हैं, कोई बड़ी कमी नहीं है। बस मिशन स्टेटमेंट से असंतुष्ट हूं। उसने दिखाया, यहां लिखा है कि अगर प्लांट की क्षमता 10 लाख किलोवाट है तो 6 लाख नामीबियाई लोगों को बिजली देनी होगी। अगर 20 लाख किलोवाट है तो 10 लाख लोगों को। मैं ये स्वीकार नहीं कर सकता। आप कहना चाहते हैं? एंथनी ने पूछा। अगर क्षमता 10 लाख किलोवाट है तो मैं 4 लाख लोगों को बिजली दूंगा। अगर 20 लाख है तो 7 लाख। एंथनी ने कहा, यह उनकी सीमा को चुनौती होगी। कोई बात नहीं, हम बिजली बिल में समझौता कर सकते हैं। नागरिकों के लिए कीमत 10% कम कर देंगे। ठीक है, हम कल उनसे चर्चा करेंगे। एंथनी ने राहत की सांस ली। जाने से पहले जेनिफर ने पूछा, क्या आप वाकई समीक्षा टीम नहीं बनाना चाहते? अध्याय 85, मटेरियल लैबोरेटरी। एंथनी के साथ बैठक पूरी होने के कुछ घंटे बाद कियान वैन हुआन ने चेन चेन को फोन किया। बॉस, मुझे औद्योगिक क्षेत्र में एक उन्नत मटेरियल एनालिसिस लैबोरेटरी मिली है। वैन हुआन उत्साहित था। मैंने अंदर देखा। एक्सरे डिफ्रैक्टोमीटर, मेटालोग्राफिक माइक्रोस्कोप, हाई रेजोल्यूशन ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन प्रोब माइक्रोएनालाइजर और अन्य उपकरण मौजूद है। ये अच्छी तरह सुसज्जित है। साथ ही 3 विशेषज्ञ भी उपलब्ध है। ठीक है, पता चेंग काओ को भेज दो। मैं 1-2 घंटे में पहुंचूंगा। चेन चेन ने जवाब दिया। फोन रखने के बाद चेन चेन ने कंप्यूटर खोला और एक फिल्म डाउनलोड करने लगा। इस बार उसने कॉमेडी फिल्म चुनी, मैन इन ब्लैक इंटरनेशनल 2019। ये स्पिन ऑफ थी, लेकिन सेटिंग वही थी। 2 एजेंट एलियन से लड़कर धरती बचाते हैं। डाउनलोड करते समय चेन चेन थोड़ा असमंजस में था, क्योंकि मैन इन ब्लैक तकनीकी रूप से मार्वल की फिल्म थी, लेकिन एमसीयू का हिस्सा नहीं थी। फिर भी आधे घंटे बाद डाउनलोड पूरा हुआ और फाइल आसानी से यूएसबी ड्राइव में चली गई। अब वो अपनी योजना का अगला कदम उठा सकता था। चेन चेन ने फिल्म शुरू की और उस दृश्य पर गया जहां एजेंट एच ने हाथ उठाया था। उसके हाथ में चांदी सफेद धातु की छड़ी थी। चेन चेन ने उसे निकाल लिया। वो छड़ी लगभग 100 ग्राम वजनी थी। ये पेन जैसी थी, लेकिन मोटी।
उसने कैप दबाया तो क्लिक की आवाज आई। छड़ी खुल गई और 3 गोल बटन दिखाई दिए, वर्ष, माह और दिन। नीचे घंटे और मिनट का चयन भी था। सामने की ओर हल्की नीली रोशनी जल उठी। चेन ने इसे आजमाने का सोचा, लेकिन चश्मा न होने के कारण रुक गया। ये टाइटेनियम मिश्र धातु की छड़ी मैन इन ब्लैक का मेमोरी इरेजर था। उसने इसे वापस दबाया और ये फिर पेन जैसी बन गई। ठाका ठाका ठाका। दरवाजे पर दस्तक हुई। चेंकाओ आया। बॉस, क्या हम निकल रहे हैं? हाँ। चेन ने मेमोरी इरेजर को शर्ट की जेब में क्लिप किया और गैंस सूट को सूटकेस में रख लिया। काओ, क्या तुम्हें कोई ऐसी जगह पता है जहां सनग्लासेस मिलते हो? बेहतर हो अगर वे विद्युत विकिरण रोकने वाले हों। चेंकाओ। आधे घंटे बाद चेन लैबोरेटरी की इमारत पहुंचा। वैनहुआ ने कार का दरवाजा खोला। लैब प्रमुख ने उसका हाथ मिलाया। आपसे मिलकर खुशी हुई, मिस्टर चेन। हमारी लैब को फंड देने के लिए धन्यवाद। अगर कुछ चाहिए तो बताइए। वो आदमी 40 साल का था, आधा जर्मन और आधा स्लाविक वंश का। बस जरूरी चीजें। चेन मुस्कराया। मुझे ज्यादा स्टाफ नहीं चाहिए। सुना है आपके पास 3 विशेषज्ञ हैं। वही रहेंगे, लैब प्रमुख ने कहा। लेकिन बाकी स्टाफ भी अनुभवी है। चेन ने समझाया, यह व्यापारिक रहस्य है। जितने कम लोग शामिल हो उतना अच्छा। ठीक है, मैं निगरानी प्रणाली बंद कर दूंगा। लैब प्रमुख ने स्टाफ को 1 हफ्ते की छुट्टी दी और 3 विशेषज्ञों को बुलाया। वे थे क्नोच, जर्मन, पासाडेन, फ्रेंच और पिटकन, फ्रेंच। सभी 50 से ऊपर थे। वैनहुआ ने कहा, अगर आप तीनों मदद करेंगे तो हमारे बॉस आपको 3000 अमेरिकी डॉलर प्रतिदिन देंगे। काम 12 घंटे से ज्यादा नहीं होगा और किसी समस्या की पूरी जिम्मेदारी हमारी होगी। तीनों ने एक दूसरे को देखा। क्नोच ने कहा, 3000 डॉलर मेरे 1 हफ्ते की आय के बराबर है। मैं तैयार हूं। पिटकन ने सिर हिलाया। मैं भी तैयार हूं। मेरा अनुबंध भी खत्म होने वाला है। पासाडेन ने बिना हिचकिचाए कहा, मैं भी तैयार हूं।